Hello everyone. So this is the second chapter of pathology, that is injury and cellular adaptation. So आपको नाम से चल रहा है इसमें इम्पॉर्टेंट जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ही मैं कवर कर रही हूँ. सो दिस वन इज़ सेल इंजरी. अबाउट सेल इंजरी कि जो सेल इंजरी होती है उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं. सो हियर यू कैन सी सेल इंजरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल वो होती है जो सेल इंजरी होने के बाद वो दोबारा ठीक हो जाती है, उसे ठीक किया जा सकता है. और इरिवर्सिबल वो होते हैं, उसे बोलते हैं जो कि दोबारा से ठीक नहीं हो सकती है. तो ये जो होते हैं दो टाइप, कॉज हो गया रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो एक ठीक हो जाता है, और एक जो ठीक नहीं होता है सेल नेक्रोसिस के बाद, सेल डेथ के बाद ठीक नहीं हो सकता है. अब जो सेल में इंजरी होती है वो कैसे होती है, वो भी दो टाइप की हो गई. फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक कॉज जिसे इनहेरिटेड भी बोलते हैं, और सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड कॉज. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेड, दैट इज़ जेनेटिक कॉज भी होता है, और एक्वायर्ड. जेनेटिक मीन्स बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मीन्स अगर किसी बाहर वाले एजेंट से अगर हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि जेनेटिक कॉज जो होता है उसमें क्या है. अब देखिए जेनेटिक कॉज क्या है. एज अर्लियर मेंशन ह्यूमन जर्म सेल. जर्म सेल किसको बोलते हैं, ओवा एंड स्पर्म को. मेल एंड फीमेल गैमिट में जब फ्यूजन होता है तभी एक बेबी बॉर्न होता है. तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो तो जेनेटिक कॉज ही हुआ वो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो. देखिए एक्चुअली कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम. ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड 46XX अगर होगा दैट इज़ कॉल्ड फीमेल, एंड 46XY होता है तो वो मेल होता है. तो अगर जेनेटिक कॉज है, एबनॉर्मेलिटी है अगर क्रोमोजोम में, तो जेनेटिक दो टाइप के होंगे. एक तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी, एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी. न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर. तो अगर क्रोमोसोम के नंबर में अगर डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी. तो अगर नंबर में डिफेक्ट है तो क्या होगा हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ पॉलीप्लॉइडी. हाँ, नेक्स्ट इज़ एन्यूप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में देखिए क्या है, पॉलीप्लॉइडी लिखा है कैन हैव 69 क्रोमोसोम्स, और टेट्राप्लॉइड. टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है. 69 का मतलब होता है अगर मान लीजिए 23 पेयर्स है तो 23 इंटू 3 मीन्स 3 गुना अगर ज़्यादा है दैट इज़ कॉल्ड 69 क्रोमोसोम हो गया, मतलब क्रोमोसोम ज़्यादा है. और टेट्राप्लॉइडी का मतलब है 23 इंटू 4 अगर कर देते हैं तो वो टेट्रा. टेट्रा का मतलब ही होता है 4, 4 होता है. टेट्रा मीन्स 4. अगर 4 गुना ज़्यादा अगर हो गए क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा है. तो क्रोमोसोम जो है 23 पेयर ही होना, वो ज़्यादा है या कम है उससे तो एबनॉर्मेलिटी मानी जाती है उसे. नेक्स्ट वन एन्यूप्लॉइडी है. एन्यू का मतलब हो गया, अब देखिए मे हैव 45 क्रोमोसोम, उसे कहेंगे मोनोजोमी. होना कितना चाहिए, 23 पेयर यानी कि 46. बट इसमें कितना पेयर हुआ, 45, सॉरी 45 क्रोमोसोम हुआ. 46 होता है, 23 पेयर होते हैं. तो 46 हुआ तो क्या हुआ, 46 होना चाहिए तो एक कम है. और 47 का मतलब है आप यहाँ देख सकते हैं 46 से ज़्यादा हो गया एक. तो अगर ज़्यादा है तो उसे कहेंगे ट्राइजोमी, और अगर एक कम है तो मोनोजोमी. 4 गुना ज़्यादा है तो उसे टेट्राप्लॉइडी, और ये तो 3 गुना ज़्यादा है तो उसको बस ऐसे नॉर्मल है पॉलीप्लॉइडी, याद रखिए. पॉलीप्लॉइडी हो गया कि पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज़्यादा ही अगर ज़्यादा हो गया 3 गुना 4 गुना ज़्यादा तो उसे पॉली. एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या हुआ, कम, एक ज़्यादा या एक कम. उसके वजह से क्या कंडीशन हो सकती है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी. ये कब होती है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस आपने पढ़ा है, तो वो जो होता है, जो भी फेजेस टेक्स प्लेस करते हैं क्रोमोसोम डिवीजन के टाइम पे, अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया है तो इसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है. एबनॉर्मेलिटी ऑफ द क्रोमोसोम में अपीयर स्पेशली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है, एंड गेट ट्रांसफर टू ऑल सोमैटिक सेल, देयर बाय कॉज इनहेरिटेड ट्रांसमिसिबल डिसऑर्डर. ठीक है.
ओके, और जो यहाँ पे लिखा है दैट कॉज जो है उसके वजह से क्या होता है, लेटर वो कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। हमने पढ़ा है ना कि जो भी एबनॉर्मल सेल की ओवर ग्रो, एबनॉर्मल सेल अगर ग्रो होने लगता है बहुत ज़्यादा तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, एक टाइप कैंसर में आगे जाके वो चेंज हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो क्यों होता है या कैसे हो सकता है, ट्रांसलोकेशन। मान लीजिए कि हमने जैसे पढ़ा है क्रोमोसोम का एक सीक्वेंस होता है GAATTC, इस सीक्वेंस अगर उसमें ट्रांसलोकेशन है, अगर उसमें कोई बदलाव हो गया है इस सीक्वेंस में तो उसके वजह से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, डिलीशन अगर कोई पार्ट डिलीट हो गया है, या इन्वर्शन है अगर वो उल्टा हो गया है, या रिंग क्रोमोसोम फॉर्म हो या फिर आइसोक्रोमोसोम्स हो गए हैं, इन चीज़ों के वजह से जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल में आ जाता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, रेटिनोब्लास्टोमा जो डिलीशन की वजह से होता है, और टर्नर सिंड्रोम आइसो क्रोमोसोम की वजह से होता है। अब याद रखना टर्नर सिंड्रोम जो है ऊपर न्यूमेरिकल डिफेक्ट में भी आता है और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में भी। ये था जेनेटिक कॉज एक तरीके का। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था जेनेटिक कॉज से भी सेल इंजरी होती है और एक्वायर्ड। अब हमने जेनेटिक पढ़ लिया है, सो नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए एक्वायर्ड कॉज, दिस आर द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सेल इंजरी एंड द cause of various common disease afflicting mankind based on the agent, the acquired cause। मेनली मैं आपको बताती हूँ, जो एक्वायर्ड कॉज हो गया क्या होता है, बाहर की वजह से या बाहर के एजेंट की वजह से होता है, हमें बुक वाला नहीं जानना है, मैं सिंपल टर्म में बताती हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है, मान लीजिए हाइपोक्सिया इस्चीमिया की वजह से हो सकता है। हाइपोक्सिया अब होता है क्या, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और इस्चीमिया होता है अगर ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है बॉडी में ढंग से, तो उस चीज़ की वजह से अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो फैट डिपोजिशन होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लाइक हार्ट डिजीज़ या फिर हार्ट ब्लॉक या एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं। सेकेंड आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में हम फर्दर देखेंगे क्या आता है। फिर केमिकल एजेंट इंक्लूडिंग ड्रग्स भी आ जाते हैं, अगर कोई ओवरडोज ड्रग हो रहा है उस चीज़ की वजह से। माइक्रोबियल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल डिटर्जिमेंट्स, डी अरेंज। देन आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में एक ही टाइप का ये कॉज हो, एक साथ दो या दो से ज़्यादा भी टाइप के कॉजेस हो सकते हैं। सो ये है मेन 7 बेसिक चीज़। दिस वन इज़ पार्ट 1। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। अब ये जो 7 कॉज है इसमें भी क्या जो मेन चीज़ें हैं, किन चीज़ों की वजह से नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ होता है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको समझ आया है लेक्चर, मैंने हिंदी में कोशिश की इजी वे में बताने की, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।